तो राजस्थान में कांग्रेस ने 7 गारंटियों का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ लगातार ईडी की कार्रवाई और तेज होती जा रही है। पिछले दिनों आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सुना होगा, जिसमें साफ तौर पर अशोक गहलोत ने यह आरोप लगाए थे कि दरअसल जब प्रियंका गांधी के मंच से उन्होंने 2 गारंटी का ऐलान किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई और ताबड़तोड़ ईडी का एक्शन शुरू हो गया। ईडी की छापेमारी की कार्रवाई जारी हो गई है और आगे की गारंटियां जब वो लॉन्च करेंगे, जब आगे की गारंटियों को जनता के सामने वो रखेंगे, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी का क्या कदम होगा, ये आरोप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही लगा चुके हैं। लेकिन आज वो 5 गारंटियों का ऐलान भी कर चुके हैं और अब देखने वाली ये बात ये होगी कि आखिर जो उन्होंने कहा था उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी और भारतीय जनता पार्टी का कदम क्या होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान की जनता आखिर किस ओर जाती नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ करा देते हैं आपका। धनंजय गिरि जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र मलिक जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अनिल गर्ग जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सभी का स्वागत है। धनंजय गिरि जी, अभी आपने सुना कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल उनकी गारंटियों से बौखला रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि गारंटी शब्द ही उनका था और आज की डेट में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं जाते हैं तो वो अपनी गारंटी अब देने लगे हैं। देखिए योगेश जी, कांग्रेस है तो 2 चीजों की गारंटी है। पहले करप्शन की गारंटी है, दूसरा भ्रष्टाचार की गारंटी है। आप बताइए, निर्लज्जता की पराकाष्ठा देखिए। 18 पेपर लीक, एक मुख्यमंत्री के शासनकाल में 18 पेपर लीक। 18 पेपर लीक में जब आंदोलन से पराकाष्ठा की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, 70 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल जब खड़ा हुआ, तब जाकर के 19वां लीक। और 19वां लीक में जब मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं और सब जांचों की लिपापोती हो रही है। अगर 19वां पेपर लीक हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी हैं और सबको क्लीन चिट देते जा रहे हैं, तो ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। वो पर्दे में क्या है? और जिस ईडी की बात कर रहे हैं, वो ईडी पर सवाल उठा रहे हैं। अभी ईडी ने पिछले 5 साल में 5,906 केस पंजीकृत किए, जिसमें सिर्फ 3% जो है वो पॉलिटिकल है। बाकी सारे जो है केस है वो मनी से संबंधित है। और अगर ईडी के छापे में पिछले 9 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए अगर बरामद हुए हैं, वो जनता का पैसा बरामद हुआ है, तो ये छापे इस देश की जनता को पसंद आ रहे हैं। इस देश की कांग्रेस सवाल कर रही है कि दरअसल चुनावी समर में ये छापे क्या मैसेज देते हैं, जनता के बीच में क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कह रहे हैं कि हमने तो अपने मामले में पहले ही लिखित अपना बयान दर्ज करा दिया था। अब ये जो कार्रवाई की जा रही, अब जो समन जारी किया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वो तो सियासी बदले की भावना से किया जा रहा है सब। देखिए, पहला तो ये पेपर लीक मामला जो षड्यंत्र है, ये युवाओं के भविष्य को बर्बाद करना, लेन देन का मामला है। दूसरा, मुख्यमंत्री कहते हैं आर्थिक अनियमितता की जांच होनी चाहिए। जब उनके द्वारा आर्थिक अनियमितता की बात कर रही है, जब जांच हो रही है तो तिलमिला जाते हैं। राजस्थान के किसानों के साथ धोखा देने वाली, युवाओं के साथ अन्याय करने वाली, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली, माताओं और बहनों के सम्मान को गिरते हुए देख आंख मूंद कर वर्तमान गहलोत सरकार की तिलमिलाहट, हमारे देश में जो बौखलाहट है। 1 मिनट विजेंद्र जी रुक जाइए, आ रहे हैं आपके पास, 1 सेकंड। हमारे देश में आय का दुगना करेगा दुगना, तो आपने नहीं दिया। सबसे बड़ा धोखा देने वाली सरकार तो बीजेपी है। इस देश में, इस देश के किसानों को, जो 26 किसान हमारे देश में डेली सुसाइड करता है, उसको उसकी आय का दुगना इस मुद्दे पे लेके सेंट्रल गवर्नमेंट हैं और अपने समय में बोला होता है, अपने समय में बोला जाए छोड़ दिया और सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसके मंत्री संतरी सारे के सारे हैं, किसानों के ट्रैक्टरों के कर्जों से और मुख्यमंत्री के एक पांव आय का दोगुना तो छोड़िए, किसानों के ट्रैक्टर और उनके कर्जों पर 28% जीएसटी लगाते हैं आप शराब घोटाले वाले, दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली के दगाबाज, दिल्ली की जनता कहती है बकस दो सरकार, ऐसे लोग भी बोल रहे हैं। कमाल है। और भाई साहब, अगर आपको विषय का नहीं पता हो तो विषय विजेंद्र जी एक सेकंड रुक जाइए, विजेंद्र जी रुक जाइए, आपको रोकेंगे, विजेंद्र जी रोकेंगे आपको रोकेंगे, विजेंद्र जी आपको रोकेंगे, 1 सेकंड रोकेंगे आपको। विजेंद्र जी आपके पास आएंगे, आपको पूरा मौका देंगे, आप अपनी बात रखिएगा। पहले बात रख लेने दीजिए धनंजय जी को, उसके बाद आपके पास आते हैं, आप अपना रेक्ट करिएगा। जी धनंजय जी, मैं मानता हूं कि आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, विजेंद्र जी अपना काम करें। आम आदमी पार्टी की समस्या है कि वो अपना काम नहीं करती है, बाकी सबके काम इंटरफेयर करती है।
यही आम आदमी पार्टी राजस्थान में आपने जाकर किसानों कहती की है बात कि की, मैं मैंने छोटी किसानों के ऊपर आपको अशोक आंकड़ा गहलोत दिया। की सरकार आपने सबसे भ्रष्ट भ्रष्टाचार की सरकार बात है की, और भ्रष्टाचार के यही मगरमच्छ यही सबसे जाकर के कहते सारे देश के छत्तीसगढ़ सबसे बड़े में सबकी मगरमच्छ कांग्रेस आपकी पार्टी में सबसे है। बड़ा करप्ट है। भाई अजीब स्थिति अपने समय में बोलने के लिए कहा जा रहा है, अजीब स्थिति है। आपको नहीं, आपका नाम धनंजय गिरी है और इतनी बेचैनी इतनी बदहवासी है तो भाई अपने अपने समय में बोलिए ना। चलिए अच्छा ठीक है धनंजय गिरी जी, ठीक है, अब रोकेंगे, आपको भी रोकेंगे। विजेंद्र मलिक जी रुक जाइए, आपके पास आ रहे हैं भाई। यश श्रीवास्तव जी के पास आएंगे। क्या बदतमीजी योगेश जी, एक सेकंड रुक जाइए, अभी एक सेकंड। धनंजय गिरी जी भी थोड़ा सा उतावले हो रहा है, तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी एक कमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर धनंजय गिरी जी की जो बातें हैं वो उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा की को ओपन करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी बात। हाँ एक सेकंड। यश श्रीवास्तव जी, ईडी कार्रवाई कर रही है तो यहाँ दिक्कत कहाँ? अगर भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो भ्रष्टाचारियों को तो सलाखों के अंदर भेजना ही चाहिए। ये तो इसका तो आप भी समर्थन करेंगे मुझे लग रहा है। और फिर अगर दोषी हैं, निर्दोष साबित हो जाएंगे तो कोई डर का मामला ही नहीं। नहीं देखिए, डर तो हमें बिल्कुल नहीं है योगेश जी। अब धनंजय जी ने दो बड़ी समस्याएं बताई हैं, करप्शन और भ्रष्टाचार। इन्हें यही नहीं मालूम है कि ये एक ही शब्द है, दो भाषाएं हैं। तो ये क्या बताएंगे देश को? ये ईडी की बात कर रहे हैं। अभी कल परसों अहमदाबाद के 3 लोग 100 करोड़ का लोन लेके भागे हैं इस देश से। क्या कर रही थी ईडी? जब राजस्थान में जिस समय इनको मालूम है कि इनकी स्थिति खराब है तो इनको ईडी समझ में आ जाती है। लोग हजारों करोड़ का लोन लेते हैं तब कोई उनकी स्क्रूटनी नहीं होती है, वो लोन लेके भाग जाते हैं तब कोई देखने वाला नहीं होता है। ये आके यहाँ हमें भ्रष्टाचार बताएंगे। कहाँ है 1 लाख करोड़ की रिकवरी? कहाँ है 1.5 लाख करोड़ की रिकवरी जो ईडी की ये बताते हैं गिरी जी? ये सितंबर 2022 की इंडिया टुडे की खबर है कि पिछले 3 महीने में ईडी ने 100 करोड़ का रिकवरी की थी कैश की। वो कैश कहाँ है? ये हालत है इनके। ईडी का फुल फॉर्म बदल दिया है बीजेपी ने। पहले उसका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट था, अब उसका नाम है। इधर देखिए, जब भी इनको ध्यान भटकाना होता है, और धनंजय गिरी इतना प्रवचन दिए आप आम आदमी पार्टी वाले को, अभी कूद पड़े बीच में। अभी तो फ्रस्ट्रेशन दबा के रखिए अपना। ये चैनल, अरे फ्रस्ट्रेशन दबा के रखिए गिरी, तैयार हूँ। हाँ ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, पहले जानकारी तो ले लीजिए। अरे नहीं चाहिए आपका जानकारी, आपकी जानकारी झूठी होती है। नहीं यश जी जो पैसा कलेक्ट होता है वो तो सरकार वो तो सरकार के कोष में जाएगा ना। वो कह रहे हैं, वही धनंजय जी कह रहे हैं, वो आपको जानकारी देंगे कि सरकार को जानकारी देंगे? नहीं, सरकार को जानकारी, भाई सरकार हमारे लिए काम करती है। यदि इस देश में एक बाबा इतनी मोटी गड्डी लेके ये क्लेम कर सकता है कि ये स्विस बैंक अकाउंट के धारकों की लिस्ट है, तो क्या हमें जानने का हक नहीं है कि हम ही से लूटा हुआ पैसा जब ईडी ने रिकवर किया तो उस पैसे का क्या हुआ? उस पैसे को फिर कोई लोन पे लेके भाग गया और ये ताली बजाते रहेगा ईडी लेके अपना। इनको ईडी सीबीआई ये प्रतिशत बता रहे थे, 98% जो है ईडी की रेड्स वो ऑपोजिशन पे हुई है, और उसमें से अधिकतर लगभग सभी बिना किसी फाइलिंग के, बिना किसी फर्दर प्रोसेस के गायब हो गई। जब मामला ठंडा हो जाता है तो वो ईडी के रेड का क्या हुआ वो खुद ईडी के अधिकारी भी नहीं बता पाते हैं। अभी तो वो बोल रहे हैं राजस्थान में जो लगभग 50 लाख युवाओं के साथ योगेश जी, नहीं वो ये, और हाँ ये जो पेपर लीक बता रहे हैं ना, हाँ। ये राजस्थान के पेपर लीक की बात तब करें, हाँ। जब इनको उत्तर प्रदेश के पेपर लीक का पता हो, जब इनको व्यापम का पता हो। नहीं तो ये हमें हमारा पेपर लीक ना बताएं। हमने कम से कम जनता को कोरोना में मारा नहीं है। चिरंजीवी योजना हमने बिना कोई झांझ मजीरे के लॉन्च कर दी, लोगों को उसका बेनिफिट भी मिल गया। यहाँ पे इनकी सरकार में जितना ये योजना में पैसा देते हैं उससे ज्यादा विज्ञापन में खर्च करते हैं। ये क्या बात करेंगे हमसे? झूठे हैं सबके सब, जुमलेबाज हैं ये। देश को लूट के, देश को आपस में लड़वा के, मरवा के ये अपनी राजनीति करते हैं। कल तक जो सड़कों पे पुतले जलाते थे, आज 7 स्टार कार्यालय लेके बैठे। ये ईडी की बात करेंगे? धनंजय गिरी जवाब दीजिए 10 सेकंड में, उसके बाद आते हैं। फैक्ट्री है, कंपनी है, दुकान है, क्या है आरएसएस? ठीक, एक ऑडिट नहीं है और 45,000 करोड़ की बिल्डिंग बनाते हैं, तब इनको ईडी याद आती है सरकार को? बात करेंगे ईडी की। आ गए यहाँ पे जुमला करने, नेताजी का नाम रटने। ये अभी चालू हो जाएंगे, उठ पटांग तुकबंदी सुनाएंगे अपनी। सुनाइए, चलिए गिरीश जी बताइए, क्या आपका वो क्या था वो आपका क्या वो तू बताओ, वो क्या बोलते हैं ना आप अक्सर? योगेश जी, धनंजय जी बोलिए। योगेश जी, अगर आपको बोलने नहीं आएगा तो आप गाली दीजिएगा।
अगर आपके पास शब्द नहीं होंगे तो आप दूसरे पर सवाल खड़े करेंगे। और जिस पार्टी का सरबराह परम आदरणीय राहुल गांधी, अति आदरणीय सोनिया गांधी दोनों जमानत पे चल रहे हो, उस कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं। नेशनल हेराल्ड बाबू बजरंगी को जेल से निकालने वाला हमने आजादी की लड़ाई का पहली बार हमने नाम लेना शुरू किया ना, कोई मौका नहीं बोलने छोड़ के भाग जाएंगे। अगर कांग्रेसी है तो करप्ट नहीं होगा। गांधी परिवार का नाम नहीं लेंगे आप। अगर कांग्रेसी है तो करप्ट नहीं होगा। अगर ये तय हो चुका है कि कांग्रेसी है तो करप्ट नहीं होगा, बैठे हुए हैं, भ्रष्ट ही होगा। कांग्रेसी है तो भ्रष्टाचारी ही होगा। अरे कूदिए मत, तय हो गया। आपसे लंबा जिस पार्टी के सरबराह, जिस हमारी पार्टी सर्वोच्च क्या है वो पद पर बैठा हुआ लोग, आपकी पार्टी अगर ने जमानत पे चल रहा कराया। 45,000 करोड़ 15 अगस्त की फोटो है, ये कांग्रेसी आपकी पार्टी करप्शन का थोड़ी झंडा लहराया है है। आपने। ये भारतीय जनता पार्टी तब तपस्या त्याग अरे चलिए जाइए। अच्छा ठीक है, रुकिए, दोनों लोग रुकिए। विजेंद्र जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है सबसे पहले विजेंद्र जी से सवाल लेना चाहिए था। बोलने नहीं आता है तो ट्रेनिंग ले लीजिए। फिलहाल मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है राजस्थान में, इसलिए मुझे लगा कि पहले राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस को लेकर कहते हैं। विजेंद्र जी अब अपनी बात रखिए, दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? बीजेपी तो कह रही है कि आपके मंत्रियों पर ऑलरेडी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जेल के पीछे हैं और सलाखों के पीछे हैं, उनको जमानत मिल नहीं रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं ईडी कार्रवाई जो कर रही है वो गलत कर रही है, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। देखिए योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी का समय आ गया है, उनके नेता और उनके प्रवक्ता कैमरे पे आए और देश से माफी मांग के चले जाए, कुछ ना बोले तो बेहतर है। ये इतने बौखला गए हैं कि ये अरे यहाँ देखिए पे क्या जिस राज्य में, अरे जिसका जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं है तो वहाँ क्या करेंगे? जहाँ पे इनको पेंडेंट नहीं मिलता, जहाँ से पब्लिक इनको नकार देती है, तो ये वहाँ पे ईडी को भेजेंगे, ईडी से दबाव बनाएंगे, उन्हें सीधे केस करेंगे। जिस पार्टी ने 100 करोड़ का खुद का रख लिया, 2023 के बीच में ईडी ने 3,000 रेड की, 3,000 रेड में से 0.5% का कन्विक्शन रेट रहा। तो ये क्या बताएंगे? जिस ईडी का डायरेक्टर 17 नवंबर 2021 से मई 2023 तक गैर कानूनी तरीके से ईडी के डायरेक्टर थे, तो आप जो कीजिए 2021 नवंबर से लेकर मई 2023 के बीच जो रेड हुई होगी, टेंशन के साथ में रेड हुई होगी, तो ये क्या बताएंगे? जहाँ पे पब्लिक, अरे भारतीय जनता पार्टी की नजर में पब्लिक की कोई वैल्यू नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को इतना बड़ा मूर्ख समझती है। ये कहते हैं कि जहाँ पे हमारी सरकार नहीं बनेगी, पब्लिक वोट नहीं देगी, उसको हम ईडी से गिराएंगे, ड्राएंगे, धमकाएंगे, विजेंद्र जी जेल लगाएंगे, हम जेल भेजेंगे। क्यों नहीं जमानत तो विजेंद्र जी पहले ये कार्रवाई आप पहले एक सेकंड पे, धनंजय जी एक सेकंड के, धनंजय जी एक सेकंड के, धनंजय जी एक भारतीय सेकंड जनता पार्टी का विजेंद्र जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए विजेंद्र जी। पहले यही कार्रवाई जब तक आप अलायंस में नहीं थे, इंडिया अलायंस में नहीं थे, तब तक आपको बड़ी अच्छी कार्रवाई लगती थी और कहते थे ताबड़तोड़ और कार्रवाई को और तेज देना चाहिए, रफ्तार बढ़ानी चाहिए, और अब बुरी लग रही है। भाई लोगों ने कहा था कि सोनिया गांधी को अरेस्ट करो। ईडी का आंकड़ा जाना मैंने आपको, 2014 से लेकर 2023 के बीच में 3,000 ईडी की रेड हुई, 0.5% का कन्विक्शन रहा। और ईडी के डायरेक्टर 2021 नवंबर से लेकर मई 2023 तक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इलीगल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करके उनको हटाया। तो इस देश में एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन के रह गया है। एक चौकी का सिपाही ईडी से बेटर रिपोर्ट ला कर दे दे, ईडी का हाल कर दिया उन्होंने। तो ये क्या बताएंगे? अब मैं रिसेंट एग्जांपल, ये कितना बौखला गए हैं मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी राजस्थान में जाके कहते हैं कि 450 का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, होने के बाद 200 रुपए कम कर दिया, और ये कहते हैं कि हमारी सरकार अगर राजस्थान में आएगी, इनकी बौखलाहट का लेवल देखिए कि हम उसको 600 रुपए में देंगे। वो पता लगा कि राजस्थान में पहले से 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। अब बताइए इनको वोट राजस्थान में कौन देगा? तो ये ईडी का दुरुपयोग करेंगे, ईडी से रेट डालेंगे। तो क्या ऐलान करेंगे, पॉलिसी आप डिसाइड करेंगे क्या? उनको लग रहा है 600 में हम देंगे, जनता हमारे साथ 600 में आगे 500 में नहीं जाएगी। या पॉलिसी तो बीजेपी तय करेगी या कांग्रेस अपनी पॉलिसी तय करेगी, ये आप एक दूसरे को नहीं बता सकते ना पॉलिसी क्या तय करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। अरे मैं वही कह रहा हूँ, अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 600 में देंगे, जहाँ जिस राज्य में 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा हो, जहाँ यूपी में 450 रुपए का सिलेंडर होने के बाद सिलेंडर देवी सिर पर सिलेंडर रखे, और वहाँ तांडव करती थी, नृत्य करती थी कि दूसरी पार्टियों ने गैस का तरह रेट बढ़ा दिया, आज वो 1200 रुपए में चुप है। जिस मंत्री की मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की,
आज वो चुप है और ये 600 रुपए का सिलेंडर बेचते हैं जाके राजस्थान में, जहाँ ऑलरेडी 500 का है। अब बताइए पब्लिक इनको वोट नहीं देगी तो ये ईडी से रेड कराएंगे। अब ईडी के चलिए ठीक है, ये तो जनता के हाथ में छोड़ दीजिए, जनता किसको वोट देगी। ठीक है विजेंद्र जी, अब रोकेंगे आपको। गुजरात एयरपोर्ट पे वो ईडी जांच नहीं करेगा। वो 85 लाख करोड़ का वेवर दे दिया जाता है अडानी को, 2.5 लाख करोड़ का कर्ज देने के बाद उसका ईडी आते धनंजय जी आएंगे। एक सेकंड, अब रुक जाइए, अब विजेंद्र जी रुकिए, अब विजेंद्र जी रुकिए, अब रुक जाइए भाई को चंदा दिया जाता है उसकी। अरे और किसी को सुन लीजिए साहब, केवल आप जो विपक्षी नेता के होंगे। ठीक है, अब रुकिए। अनिल गर्ग जी, एक आंकड़ा दिया विजेंद्र जी ने कि 2014 से 22 तक 3000, यानी हम उसको और थोड़ा सा करेक्ट कर दे तो 3010 छापे पड़े, और वही 2004 से 14 के बीच में जो ये कार्रवाई की गई, छापेमारी हुई है, ये लगभग 112, ये आंकड़े का अगर हम जिक्र करें तो इन आंकड़ों से क्या मैसेज। योगेश जी कन्विक्शन रेट भी बताइए। हम रुक जाइए, आ रहे विजेंद्र जी बोलने देंगे आप, फिर आप ही सवाल पूछ लीजिए, मैं शांत बैठ जाता हूँ। 112 कार्रवाई, और ये लगातार जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, अब राजस्थान की कार्रवाई को ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये केवल और केवल एक सियासी चाल है, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बेहद कमजोर महसूस कर रही है, और वहां पर ये जानती है कि जो अशोक गहलोत की सरकार है उसने काम किया है, और फिर जो कांग्रेस लगातार वायदे कर रही है, जो गारंटी दे रही है, वो जनता के बीच में बड़े मैसेज दे रही है और पैठ बना रही है कांग्रेस। इस वजह से कार्रवाई की जा रही है। क्या समझ में आ रहा है आपको? योगेश जी, ये सारा मामला मैटर ऑफ सुटेबिलिटी का है। हाँ, अब हमारे तीनों प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, अगर उनसे पूछा जाए क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तीनों हाँ में उत्तर देने वाले हैं। तीनों में से कोई ना में उत्तर देने वाला नहीं। अगर उसके बाद फिर अगर आप ये डेटा दें कि 2004 से 2014 तक तो मात्र कुछ 100 पे ही कार्रवाई हुई थी और अब 3000 पे हुई, तो ये डेटा खुश करने वाला है कि नाराज होने वाला है? आपको ये लगता है कि भ्रष्टाचारियों पे ईडी ने कार्रवाई तगड़ी की है, तेज की है, ज्यादा की है, या आपको लगता है कि ईडी का मामला ये है कि अगर उन्होंने 100 पे कार्रवाई की थी तो वो गलत की थी और उन्होंने 3000 पे की है तो गलत की है? 45 नंबर लाता है, 1000 में से 10 नंबर लाता है, तो आंकड़ा कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा सटीक है? 3000 में से 0। आप बोल लो, जब आप बोल लेंगे मैं तब बोल लूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप बोल लीजिए करने के लिए भी 33% का मार्क्स मलिक साहब, आप बोल लीजिए, आराम से बता दीजिएगा, जब आप बंद करेंगे तब मैं बोलूंगा। मुझे ऐसे बोलना नहीं पसंद है। आप अपनी बात कह लीजिए, मेरे को जो समझ में आता है मैं वो बात बोलूंगा, आप अपनी बात कह लीजिए। आपने अभी बात जो की, मैं आपको बताता हूं, जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे ना, तो कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा ईडी ने बहुत बढ़िया कार्रवाई की है, इसको बहुत पहले जेल में डाल देना चाहिए था। आप भी मानते हैं कांग्रेस सही कह रही थी? नहीं मानते ना, क्योंकि उस समय कांग्रेस को शूट कर रहा था। जो सोनिया और राहुल में कार्रवाई हुई थी तो आम आदमी पार्टी उसकी तारीफ कर रही थी ईडी की, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को शूट कर रहा था। अब आप दोनों को शूट नहीं कर रहा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे कहने दीजिए। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मेरे पास कहने के बहुत कुछ है। आप रुकिए ना, आपका झूठ बोलने के लिए थोड़े बैठे हम यहाँ पे कि आप झूठ बोलेंगे, आप चुपचाप बैठे रहेंगे। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मनीष सिसोदिया जी क्या झूठ बोला मैंने यही कहा ना कि अगर कार्रवाई ज्यादा हुई है तो इसको क्या कहा जाएगा? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन तेज किया गया, ये बोलेंगे कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। आप मुझे बताइए, अगर ईडी एक भी छापामारी ना करे तो ईडी अच्छी है? ईडी का गठन किसके लिए किया गया है? ईडी का गठन भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किया गया, जो दुरुपयोग होता है उसको रोकने के लिए किया गया है। अगर वो कार्रवाई करती है तो इसका मतलब ईडी अपना काम कर रही है। आपको लगता है ईडी कुछ भी ना करे तो ईडी अच्छी है? क्यों आपको डर लग रहा है ईडी की कार्रवाई से? आपने क्या गलत किया है? अगर गलत नहीं किया तो आपको ईडी से क्यों डर लगता है? क्या बात कर रहे हैं मलिक साहब? आप अपने आप से अपनी चीजें आप क्या बात से करेंगे? आप अपने दिल्ली का एक आंकड़ा उठा के देख लिया, कितने एमएलए के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई, कितने टाइम तक वो जेल में रहे? क्या कहना चाहते हैं कि वो सारे दूध पे धुले थे? 2012 के केजरीवाल का बयान सुनाता हूँ, वो कह रहे थे मुझे डर है कभी जब हम सत्ता में आएंगे इस आंदोलन के बाद तो कभी हम ना भ्रष्ट हो जाए, और उनका डर सच निकल रहा है और आपको इसलिए खराब लग रहा है। ये इनके आरोपों की परफॉर्मेंस है। 44 एमएलए दिल्ली के कोर्ट से बरी होकर आए गर्ग साहब। अरे साहब, 25 एमएलए के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आप मुझे बताइए। सुनिए ना, सिकंदर जी 1.5 साल बाद आए, वो भी अपने स्वास्थ्य कारणों से, तो आपको लगता है उन्होंने गलती नहीं की? मनीष सिसोदिया जी की अभी तक जमानत नहीं, आपको नहीं लगता गलती की? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पे आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने स्वागत किया था कि नहीं किया था?
और बार बार आप कहते थे अगर हमने कुछ गलत किया तो गिरफ्तार करके दिखाइए। जब गिरफ्तार हो गए तो बोले क्यों गिरफ्तार कर लिया? संजय जी भी यही कह रहे थे, अब केजरीवाल जी भी यही कह रहे हैं, कल को हो सकता है आगे भी कार्रवाई हो। क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? अगर आप गलत करेंगे तो कार्रवाई से डरना चाहिए, और आप गलत नहीं करे तो आपको काहे का डर है? आप बोलो ना जी करो। किसी के घर में अगर कुछ गलत नहीं होता, कोई एक जांच एजेंसी आती तो आए, क्या तकलीफ है? जांच कर ले। अभी आप बता रहे राजस्थान में 19 मामले हुए, उनमें एक एमएलए के खिलाफ कार्रवाई हुई, और एमएलए के खिलाफ कार्रवाई बढ़ती हुई है तो डोकसरा के पास गई कार्रवाई, तो आपने कहा ये तो गलत हो गया, तो एमएलए के खिलाफ भी मत करते कार्रवाई, क्या जरूरत थी? 19 बार पेपर लीक होते हैं और आप कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के मुंह पे करारा तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपको दिखाई नहीं देता। 10 जजमेंट उठाई है। मेरे को बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा भाई, आप बीच में टोकते रहेंगे तो मुझे सिर्फ आपकी बात करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे बीच में टोके तो मैं सिर्फ आपको इंगित करूंगा, नहीं तो मैं अपनी बात कह रहा था, मुझे चक्कर काटना। चलिए ठीक है, अब रुक जाइए, अब विजेंद्र जी रुक जाइए, जरा अनिल जी को बात कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर आते हैं, क्योंकि आ रहे हैं धनंजय जी आपके पास भी आ रहे हैं। अनिल जी। हाँ योगेश जी, मैं ये कह रहा था ईडी ने 2004 से 14 के बीच भी जो कार्रवाई की थी वो सब पार्टियों पर हुई थी। कांग्रेस के ऊपर भी छापे पड़े थे, बीजेपी पर, टीएमसी पर, बीएसपी पर, डीएमके पर। ये ठीक है कि उसकी मात्रा कम थी, और मात्रा कम क्यों थी वो एक मैं नहीं कह रहा कि भाई उनको जितनी जरूरत थी उतने उन्होंने छापे मारे, लेकिन ऐसा तो नहीं था उस दिन छापे नहीं पड़ते थे। उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टीज में इंक्लूडिंग कांग्रेस छापे पड़ते थे। आप मुझे बताइए 2009 से 2014 में जितने घोटालों के नाम आए, कितने प्रूव हुए नहीं हुए बात की बात है। खुद 2009 से 2014 के जितने घोटाले आए, उन घोटालों की बड़ी लंबी लिस्ट आम आदमी पार्टी भी रामलीला मैदान और पहले जंतर मंत्र पे लेके बैठी थी। ये बात हो रहा है कि उसके बाद उनकी दोस्ती हो गई, उस पर कार्रवाई करने की बात उन्होंने कभी मांग नहीं की, लेकिन बैठी थी तो थी। इसका मतलब उनको भी लग रहा था कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आखिर आंदोलन। मेरा कहना ये मैटर ऑफ सुप्रीमिलिटी है। किसे उदाहरण देता हूँ, सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ये धरना दिया कि आपने वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पूरे 5 साल निकल गए। आप मुझे बताओ उनको ऐसा क्यों करना पड़ा? इससे 2 बातें पक्की हो गई, या तो अशोक गहलोत वसुंधरा राजे को भ्रष्टाचारी मानती नहीं, तभी तो कार्रवाई नहीं की, या उनको वो भ्रष्टाचार करने के बावजूद उनके बाद खिलाफ कार्रवाई करने की ये उदाहरण जो है हम आपको मान सकते हैं, लेकिन एक सवाल रुक जाइए भाई, विजेंद्र जी की आवाज म्यूट कर दीजिए, विजेंद्र जी की आवाज म्यूट कर दीजिए कुछ देर के लिए। अनिल जी, सवाल ये उठता है, देखिए ये जो आपने राजस्थान का उदाहरण दिया ठीक बैठता है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो बिल्कुल पाक साफ है, कहीं पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? क्या वजह है कि जो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो उठता है? दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि 2010 के, 2008 के, 2012 के मामले हैं जिन पर अब छापेमारी हो रही, जिन पर अब पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कई ऐसे केस हैं, राजस्थान का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, कई अन्य प्रदेशों का, कर्नाटक को उठा लें या अन्य राज्यों का भी उठा लें, तो क्या वजह है? क्या उसके बीच इस दरमियान जो होता है, इतना लंबा पीरियड जो होता है, क्या इस दौरान एजेंसियां सोई रहती हैं? नहीं, 2 बातें बताता हूं। एक तो एजेंसी के पास तो बड़ा अच्छा लॉजिक है कहने के लिए कि भाई जब तक हमें पक्का सबूत नहीं मिलता, पक्का तैयार नहीं कर लेते, तब तक हम कार्रवाई नहीं करते, लेकिन मैं इसको भी नहीं मानता। मैं दूसरी बात बोलता हूं, अगर टाइमिंग्स की बात की जाए, लगता है जैसे कांग्रेस को लग रहा है या आम आदमी पार्टी को लग रहा है ये टाइमिंग्स इसलिए है क्योंकि इलेक्शन है और हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करके ईडी उनको बदनाम कर देना चाहती है, और ताकि हम लोग जनता के बीच बदनाम हो जाए। लेकिन मैं इसका एक दूसरा एंगल भी देख रहा हूं, आपके पास फिर एक अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलने का एक पूरा मौका है। क्या है मौका? अब जनता के बीच जाइए, देखिए असली मालिक जनता है। जब आप जनता के बीच जाएंगे, आप बताएं उनको भाई 2008 का मामला था, 2023 में जाके इन्होंने हमें नोटिस भेजा है, और वो भी एन इलेक्शन पे नोटिस भेजा है। तो जनता ये समझेगी, जनता तो यही समझेगी कि अगर 2008 का मामला था, अब भी अगर उजागर हुआ है, अब अगर आरोपी उसे अगर भ्रष्टाचार हुआ तो ठीक कर। मैं इस बात पे आ रहा हूं कि अब दोनों का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। एक है एजेंसी का लॉजिक, वो कहेगी जब तक हमने अच्छी तरह जांच नहीं तब तक हमने नोटिस नहीं भेजा। अब उनका लॉजिक ठीक है तो फिर ये टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं। लेकिन दूसरा लॉजिक जो विपक्षी पार्टियां दे रही है, अगर उनका लॉजिक ठीक है, जनता को तय करना पड़ेगा कि जांच एजेंसियों का लॉजिक ठीक है कि विपक्षी पार्टियों का लॉजिक। अगर विपक्षी पार्टियों का लॉजिक ठीक है तो विक्टिम कार्ड खेलने का पूरा मौका, और जनता को उनसे सहानुभूति मिलेगी और जनता भर भर के वोट देगी और वो दोबारा सत्ता में आएंगे। उसका फायदा विपक्ष उठा सकता है। ये तो देखने का नजरिया है कि आप किस नजरिए से किस बात को देख रहे हैं। क्या है कि एक ही नजर से देखेंगे तो बात बनेगी नहीं। ठीक। यस श्रीवास्तव जी, देखिए अनिल जी कह रहे हैं कि आपके पास पूरा मौका है, विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं। दूसरी बात, अभी आपने सुना होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं, और कि एसीबी के जो पूर्व डायरेक्टर हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई बड़ी मछलियों पर हाथ डालने से उन्हें रोका जा रहा था, जो छोटी मछलियां थी उन्हें पकड़ने के लिए बात कही जा रही थी, और अब बड़ी मछलियों पर कार्रवाई हो रही है।
तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। योगेश जी, विक्टिम कार्ड खेलने का एक उदाहरण आपको मैं बताता हूं। एक आदमी जो स्पष्ट बहुमत से हजारों करोड़ रुपया फूंक के देश का प्रधानमंत्री बनता है, वो जाके पब्लिक के बीच में मुझसे क्या गलती हुई मित्रों, मुझसे इतनी नफरत क्यों मित्रों, मैं जानता हूं कैसे कैसे लोगों से मैंने दुश्मनी ली है मित्रों, ऐसा करता है। ये होता है विक्टिम कार्ड खेलना। जो आदमी एसपीजी की सिक्योरिटी में है, वो पंजाब में 1 किलोमीटर आगे उसी की पार्टी के लोग झंडा लेके खड़े हैं, तो जाके बाद में बोले कि बता देना मैं जिंदा निकल आया। ये होता है विक्टिम कार्ड खेलना। इन्होंने जो किया है ईडी रेड्स, वो सिर्फ इसलिए है कि एक तो चुनाव के समय इनका ये उल्लू सीधा हो जाए, क्योंकि इनके जो चुनाव प्रचार है, इनकी पूरी मशीनरी है वो ध्वस्त है। दूसरे, जितने भी बड़े मामले हैं जिनमें इनको जवाबदेही तय होनी चाहिए, उससे बच के ये ईडी अर्थात इधर देखिए करने में सफल हो जाए। मीडिया पर, बाकी सबको छोड़िए, मीडिया पर इनकी सारी रेड्स, ईडी की, आईटी की, जितनी भी रेड्स हैं, वो सब ग्रज रेड्स हैं। एनडीटीवी 2002 के कारण इनकी दुश्मन बनी हुई थी, उसको इन्होंने क्या किया वो हम सब जानते हैं। न्यूज क्लिक, हिंडनबर्ग, बीबीसी, वो डॉक्यूमेंट्री जो 2002 की थी, और दैनिक भास्कर जिसने कोरोना की रिपोर्टिंग बताई थी और ये दिखाया था कि किस तरीके से लापरवाही हो रही है, उस पर तुरंत रेड हुई। तो ये जो इनकी बातें हैं ना योगेश जी, हम आप तर्क वितर्क में उलझ सकते हैं, चाहे जितनी बात कर सकते हैं, अभी देखिएगा यहां से क्या बातें आएंगी इसी डिबेट में से। लेकिन सच ये है कि इस देश की जनता को सही बात ना पता चले, इस देश की जनता को किस तरह लूटा गया है वो पता ना चले। तो सही, अनिल जी वही तो कह रहे हैं कि सही बात पहुंचाने का काम आप करिए ना, विपक्ष ये काम करे। योगेश जी एक सेकंड, ईडी रेड करने वाले जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन बताते हैं, उनसे यदि पूछिए कि कतर में अभी जो हुआ उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो जवाब देंगे कि कतर से 40 साल पुराना हमारा रिश्ता है, हमने 40 साल तक सुपारी कतर के खाई है। ये जवाब मिलेगा आपको, रुक जाइए एक आध दिन। 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को बिना चार्ज बताए फांसी की सजा मुकर्रर हुई है, और हमारे देश का विदेश मंत्रालय अभी लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। तो सारी मुस्तैदी इनकी केवल चुनाव के समय विपक्ष के ऊपर दिखती है। 5 साल से क्या सो रहे थे, ये पहले ही कर देते ना ईडी की रेड। पहले भी तो छापेमारी हो रही लगातार, राज्य हो रही, छत्तीसगढ़ में, तो सारी छापेमारी इनकी ध्वस्त होती है। हाँ। इनकी तमाम छापेमारी जो है उसमें से एक भी प्रकरण का निष्कर्ष निकल के नहीं आता है। हाँ। बात हवा में गायब हो जाती है। तमाशा बनता है, न्यूज बनती है, 2-4 दिन बड़े बड़े प्रोग्राम बनते हैं, एक आदमी चिल्ला के व्हाई इज ऑपोजिशन साइलेंट टुनाइट कहता है, लेकिन 10-15 दिन, 1 महीने बाद वो खबर गायब हो जाती है। 1-2 खबरों ने जरूर बहुत नाम कमाया है, जैसे एक एक्टर की आत्महत्या हुई थी तो एक महिला का जीना मुश्किल कर दिया था कुछ लोगों ने, वो साल भर चला था। उसके अलावा ईडी की रेड्स 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, बस कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है इनकी रेड का, और इनके आदमी फिर चले जाते हैं गांव शहरों में तुकबंदियां सुनाने, लोगों को बेवकूफ बनाने, पार्टी में, संगठन में जोड़ने। हाँ। इनसे पूछिए कोरोना में इनने लोगों को सिलेंडर दिए? नहीं। संगठन में कितने जोड़े? इनके एक कार्यकर्ता को रटा हुआ है। 1 नंबर के स्वार्थी लोग हैं ये, और ये चाहते हैं कि देश इनकी बेहूदगी में उलझा रहे। ठीक है, ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए धनंजय जी। योगेश जी, हाँ। बचकानी बातों का क्या जवाब दिया जाए? ये बच्चों वाली बातें हैं, स्कूल कॉलेज की बातें हैं, बेहुदा बड़प्पन आप बातें कर रहे हैं, सुनाइए कौन सी बात कर रहे हैं? शायरी। अब भाई आप बात, और हमें बच्चा बोलने से पहले सुन लीजिए धनंजय जी, हमने आपको सरकार दी थी, आप 55 भाई साहब, इसलिए हमें मैदान में आना पड़ा। आप बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं ना, तमीज से बात कीजिए। बेवकूफ आप धन की बात करिए, आप लॉजिकल बात करिए। अभी तक लॉजिकल कोई बात आप बदतमीज हैं, ये गलत है, ये गलत है तो बताइए ना, लॉजिकल ही बता दीजिए हमें, हम गलत है। लॉजिक आपकी समझ में नहीं आता है ना भाई। आपको लगता है कि गोबर से एटम बम सुरक्षा हो जाएगी, गोबर जो है वो कोहिनूर से महंगा होता है, ये आपको लगता है? तो लॉजिक क्या समझाएं आप? मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनी ना, मैंने आपके आरोपों नहीं को बेहूदगी तक जवाब मिलेगा गिरी जी। आपने बेहूदगी तक आपने अपनी बात बोलिए और अस्तरहीन बात, लेकिन जिसके पास जो होगा वही देगा। अगर आपके पास अस्तरहीन शब्द है तो आप उसी का प्रयोग कर पाएंगे ना, अगर आपके पास स्तरीय शब्द होते तो आप वही। तो धनंजय जी आपके पास क्या है? धनंजय जी सवाल सुनिए, आपके पास क्या है? कांग्रेस ने 7 गारंटी आज दी है, कांग्रेस ने आज 7 गारंटी दी है, गारंटी के बदले आप जनता को क्या लेकर के आ रहे हैं? योगेश जी पहले बात सुनिए, जो आप कह रहे हैं
भाई एंटी करप्शन ब्यूरो की हेड ने जब वीडियो जारी करके कहा है कि मुझे बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करने के लिए रोका जा रहा, उसके बाद अब इसमें बच करने के लिए क्या बच जाता? और बात आप आज पेपर लीक में कुछ नहीं बोले। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता युवा है और बहुत ही तेज तर्रार है, लेकिन तब से वो रेड पर कुछ नहीं बोले। वो कोरोना में चले गए, वो कोमा में चले गए, लेकिन रेड पर तो पब्लिक उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये भ्रष्टाचार हमारी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो इस पर वो सफाई दे कि भाई कैसे नहीं कर रही है। मॉरिशस से पैसे का मूवमेंट नहीं है तो बताएं। दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता है तो सरकार ने पार्लियामेंट ऑन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये जवाब दिया है पार्लियामेंट में कि 94% कन्विक्शन रेट, 94% और ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये जवाब आया। आपके लिए तो दो होंगे ना, पार्लियामेंट अलग, सुर्खियां बटोरते हैं, ये तो कैसे सुर्खियां बटोरते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है और अगर ये हवा में चले जाते हैं तो फिर परेशानी क्या है? फिर क्यों अशोक गहलोत परेशान है? क्यों उनके पीछे लाल हुआ पड़ा है? भाई फिर परेशानी किस बात की है? दूसरा, तो आम आदमी पार्टी हम तो आचार संहिता को लेकर परेशान लगाकर घूमते आपके लोग तो एक्टरों के कपड़ा देख के परेशान हो जाते हैं। जन लोकपाल, हम तो इसलिए भी परेशान हैं कि आचार संहिता का आप उल्लंघन भी कर रहे हैं और वो भी गलत। आज आचार संहिता में क्या भ्रष्टाचार की छूट मिल जाती है? आचार संहिता में क्या मॉरिशस पर पैसे घुमाने की छूट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, पेपर आपको अलग लगता होगा। आचार संहिता के समय मना कर दिया था कि नहीं भ्रष्टाचार आप करो, नहीं पैसे का मूवमेंट करो, मॉरिशस से पैसे घुमाओ। ये कांग्रेस कल्चर होगा। पैसे का मूवमेंट उसको बताइए जो हजारों करोड़ के लोन लेके राइट ऑफ करवा के जा रहा है, हमें मत बताइए। कहाँ है अडानी इंडस्ट्रीज का कंक्लूजन? 12,000 करोड़ का शिपमेंट का घोटाला कहाँ है? अभी 2 दिन पहले अहमदाबाद से 100 करोड़ का लोन लेके 3 लोग भागे, कहाँ है? आ रहे हैं। गोबर बेच के एक बाबा जो है वो आइलैंड खरीद लेता है, आपने ध्यान दिया? नहीं। ईडी बताइएगा हमें, इतनी मोटी गड्डी लेके आए थे बाबा रामदेव स्विस बैंक अकाउंट की, कहां है? गोल घोटाले में सब बरी, 2G घोटाले में सब बरी, आपकी सरकार होते हुए ताली बजा रहे थे बैठ के। योगेश जी, मैं बदतमीजियों का जवाब नहीं देता हूं। 5 साल, अरे बदतमीजी हमें मत बताइए, आपके नेता जनता के साथ क्या कर। अच्छा ठीक है, दोनों रुक जाइए, अब रुकिए जरा, रुकिए, दोनों लोगों को रोकेंगे। विजेंद्र जी शुरू किया, आपने क्यों व्यक्तिगत टिप्पणी की मुझ पे? व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, किसी पर नहीं, ना आप ना धनंजय जी करेंगे। नहीं योगेश जी, देखिए मैं किसी पर मैं हजारों डिबेट कर चुका हूं, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। नहीं जब कोई अभी सुनाएंगे नहीं। अच्छा रुक जाइए, दोनों लोग रुकिए, पानी पीजिए जरा, दोनों लोग पानी पीजिए, तो कूल होइए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोगों को रोकेंगे। विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विजेंद्र जी, दोनों लोग रुकिए। योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लगती है जैसे ओसामा बिन लादेन शांति पे संदेश दे रहा हो। भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसे ही दिखाई देते हैं, मतलब भ्रष्टाचार पे ऐसे बोल रहे हैं जैसे ओसामा बिन लादेन शांति पे कोई संदेश देने वाला हो। मतलब भला किसी की समझ में अभी भाजपा प्रवक्ता ने बात की मॉरिशस की, भाजपा प्रवक्ता ने मॉरिशस की बात करी। 6 फर्जी कंपनी खोली अडानी ने और 42,000 करोड़ का काला धन उनमें व्हाइट कर दिया। ईडी कहाँ है पता नहीं, कब जांच करेगी पता नहीं, सेबी कहाँ है कब जांच करेगी पता नहीं। हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाले सरकार आज तक के भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी और अडानी, इसकी जांच कौन करेगा? अच्छा इन्होंने जिक्र किया, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की। अरे योगेश जी ये क्या बदतमीजी है? अगर आपने मेरे से क्वेश्चन किया है तो अब ये बोलने लगे, अब ये छाती पीटने लगे इनकी। आपने मेरी आवाज म्यूट की तो इनकी आवाज कीजिए ना योगेश जी। सुन लीजिए धनंजय, सुन लीजिए भाई, विजेंद्र जी को भी सुन लीजिए। नहीं विजेंद्र जी, आप कुछ ज्यादा सभी पे टिप्पणी कर रहे थे, इसलिए अब अनिल जी को भी नहीं बोलने दे रहे थे। अनिल जी अपनी बात रह रहे हैं। हाँ धनंजय जी सुन लीजिए। मेरी आवाज आपने म्यूट की तो आप म्यूट कीजिए ना, आपने मुझे। हाँ बोलिए ना, मैं बोल रहा हूँ, धनंजय जी को शांत करा दिया, बोलिए ना अपनी बात रखिए। मैं हाँ इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बात मत कीजिए। जेपीसी की मांग की पार्लियामेंट में, इन्होंने जेपीसी क्यों नहीं मांग को क्यों स्वीकार नहीं किया? अगर जेपीसी की मांग होती तो उनके सारे मंत्री, सारे बड़े बड़े मगरमच्छ जो घोटालेबाजी में जिनको मारा फांसी लगे सारे आ जाते। इन्होंने जेपीसी की मांग को ठुकरा दिया। तो अगर ये इतने साफ सुथरे हैं, अच्छा ठीक है, हमने कह दिया, हम भी कह रहे हैं, ठीक है जेपीसी का गठन हो जाए, हम कह रहे हैं जांच हो जानी चाहिए। चलिए ठीक है, हम आपके साथ खड़े हो गए। अब बताइए, अनिल जी कह रहे हैं किस तरीके से तख्तियां, अभी उन्होंने जब आप डिस्कस कर रहे थे, किस तरीके से उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से तख्तियां जो है लेकर के आप घूमते थे और कांग्रेस घूमती थी।
अब ये समय के अनुसार दिल कैसे परिवर्तित हो गया भ्रष्टाचार को लेकर के, उसकी डिफिनेशन कैसे आपने चेंज कर दी? चलिए विजेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। अनिल जी, मैंने आपको बात शुरू करते हुए कहा था वो करती है मैटर ऑफ सुटेबिलिटी है। अब मैं आपको एक दो उदाहरण और देता हूँ। आपको याद होगा समीर देशपांडे एनसीबी की जो कार्रवाई हुई थी, बड़ी हाई प्रोफाइल केस चला, मीडिया पे दिन रात उसकी मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग हो रही थी, क्योंकि उसमें एक बड़े स्टार का लड़का भी साथ में संलिप्त की बात आ रही थी। उस समय कैसा चल रहा था, उसमें मजहब का भी मुद्दा डाल दिया गया। समीर देशपांडे के खिलाफ नवाब मलिक रोज नई नई बातें जो कह रहे थे। उसके बाद ईडी की कार्रवाई हुई, नवाब मलिक पे हो गई, अनिल देशमुख पे हो गई, संजय राउत पे हो गई, उनको गिरफ्तार हुए, जेल जाना पड़ा। तो सबने कहा कि ये बहुत खराब है। लेकिन उसके बाद समीर देशपांडे पे कार्रवाई हुई सीबीआई की, आपको अगर मालूम है तो सीबीआई इन्होंने 30 जगह छापे मारे और उसको बर्खास्त कर दिया। तो किसी ने नहीं कहा कि सीबीआई गलत है। तो मेरा क्या कहना है, मैटर ऑफ सुटेबिलिटी। अब अजीत पवार की बात अभी आज चली नहीं बाई चांस, ये जरूर चलाते हैं मेरे बाकी विपक्षी साथी मित्र जरूर बोलते हैं, लेकिन मैं बोल देता हूँ। अजीत पवार को जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पानी पी के कोसते थे भ्रष्टाचारी है, नो डाउट। उसके बाद वो पार्टी में आ गए। लेकिन जब अजीत पवार को बीजेपी के नेता कोसते थे उस समय सारी विपक्षी पार्टियां कहते हैं अजीत पवार से ज्यादा ईमानदार आदमी कोई नहीं, इसको फंसाया जा रहा है। जैसे ही वो उल्टा टर्न हुए तो भाषा दोनों की बदल गई। अब बीजेपी कहती है जी जांच चल रही है और ये लोग कहते देखो भ्रष्टाचारी कहते थे ले क्यों लिया। अब ये खुद भी जो उस समय बोलते थे एक ही जगह पे खड़े। मेरा क्या कहना है, ये मैटर ऑफ सुटेबिलिटी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात सारे कर रहे हैं, लेकिन अपने फाले में आने के बाद, जिसे कहते हैं दीपक तले अंधेरा, अपने पाले के आने के बाद उनको अपने साथियों को भ्रष्टाचार ना देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं, और मानना तो बहुत दूर की बात है। उनको सिर्फ सामने देखना है, सामने वाले का भ्रष्टाचार देखना है। लेकिन असलियत में जनता दोनों का भ्रष्टाचार देख रही है, क्योंकि जनता के पास पर्याप्त रोशनी है दोनों को देखने के लिए, और वो फिर पर्याप्त समय पे जवाब भी देती है। और राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, सब जगह में जनता ही जवाब देने वाली है। इसलिए जनता की अदालत में जाइए। जब लगता है कि कोई केंद्र सरकार कुछ गलत कर रही है या राज्य सरकार कुछ गलत कर रही है, तो चुनाव तो जनता की अदालत का है ना। तो आप जाइए जनता की अदालत। आपको अपने आप पे या जनता पे विश्वास, किस पे विश्वास नहीं है? अपने आप पे नहीं है या जनता पे नहीं है? दोनों में नहीं है तो फिर आपकी गलती है। तो आप जाइए जनता की अदालत में और लीजिए उनका कथन। तो बिल्कुल, आपके कहने का मतलब यही है कि सभी पार्टियों के लिए अपना ईमानदार और सामने वाला भ्रष्टाचार, ये बड़ा सवाल है। जैसे सूट करता है वैसे वो एक ही व्यक्ति के बारे में दिन में 4 बार अलग अलग भाषण, अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत सही आपने कह रहे हैं। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी की वजह से चर्चा को कहीं विराम देंगे और लगातार जिस तरीके से राजस्थान में जो ईडी की छापेमारी हुई है, उसकी जो कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं में खासतौर पर रोष देखने को मिल रहा है। हल्ला बोला जा रहा है, सड़कों पर उतरा जा रहा है और बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल एजेंसियों की, जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत नजर आ रही है, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जनता आखिर किसको और मजबूत करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा।